brought to you by Sensodent K. बस बैक नहीं आया। SLS पैराफिन और दूध का करंट भी कौन? तो लाइफ का करंट ऑन? कुछ भी। तो ट्राई करके देख ले। Sensodent K, toothpaste for sensitive teeth. So let's get to work. God bless you. And God bless the United States of America. लेट्स गो टू वर्क। ये थे अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति और डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता बराक ओबामा। वही डेमोक्रेटिक पार्टी जिसके नेता जो बाइडेन मौजूदा राष्ट्रपति हैं और जिनकी एक और नेता कमला हैरिस इस साल के राष्ट्रपति चुनाव में दावेदारी पेश करने वाली हैं। ओबामा ने पार्टी के नेशनल कन्वेंशंस में कहा, अमेरिका कमला हैरिस के लिए पूरी तरह तैयार है। डेमोक्रेटिक कन्वेंशंस के बारे में हम आगे विस्तार से बताएंगे। उससे पहले एक खुलासे की कहानी जानेंगे। ये भी अमेरिका से जुड़ा है। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स के रिपोर्ट के मुताबिक राष्ट्रपति बाइडेन ने मार्च 2024 में एक सीक्रेट न्यूक्लियर प्लान पर दस्तखत किया था। इसके तहत अमेरिका की न्यूक्लियर स्ट्रैटेजी का फोकस पहली बार रूस की बजाय चीन पर रखा गया है। दरअसल अमेरिका को आशंका है कि चीन तेजी से न्यूक्लियर हथियारों का स्टॉक बढ़ा रहा है और वो आगे भी निकल सकता है। इसलिए बाइडेन ने फौज को आदेश दिया कि वो रूस, चीन और नॉर्थ कोरिया को ध्यान में रखकर न्यूक्लियर प्लान तैयार करें। तो आज हम जानेंगे अमेरिका की न्यूक्लियर पॉलिसी, क्लासिफाइड रिपोर्ट में और क्या क्या है और न्यूक्लियर हथियारों की तुलना में अमेरिका और चीन कहाँ है। नमस्ते, मेरा नाम सोनल है और आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी, जहां आज चर्चा चीन और अमेरिका के परमाणु कार्यक्रमों की। पहले बेसिक क्लियर कर लेते हैं। किन देशों के पास कितने परमाणु हथियार हैं? घोषित रूप से 8 देश हैं। रूस के पास सबसे ज्यादा 5,889 परमाणु हथियार हैं। अमेरिका दूसरे नंबर पर है, उसके पास लगभग 5,224 परमाणु हथियार हैं। चीन के पास लगभग 410, फ्रांस के पास 290, ब्रिटेन के पास 225, पाकिस्तान के पास 170, भारत के पास 164 और नॉर्थ कोरिया के पास 30। इन देशों के पास घोषित तौर पर परमाणु हथियार हैं। इसके अलावा इजराइल के पास भी अघोषित रूप से परमाणु हथियार हैं, ऐसा दावा किया जाता है। इजराइल ने न कभी इस बात को स्वीकार किया है और न ही इस बात को इनकार। आईकैन का दावा है कि इजराइल के पास लगभग 90 परमाणु हथियार हैं। आईकैन दुनिया भर के 110 देशों के 660 संगठनों का ग्रुप है। इसकी स्थापना 2007 में हुई थी। इसका मकसद है परमाणु हथियारों की रेस खत्म कराना। इस संस्था को 2017 में नोबेल पीस प्राइज भी मिल चुका है। परमाणु हथियार की होड़ आखिर शुरू कैसे हुई, आइए ये समझते हैं। ये होड़ दूसरे विश्व युद्ध के दौरान शुरू हुई। ये विश्व युद्ध सितंबर 1939 में शुरू हुआ था, जब एडोल्फ हिटलर के नाजी जर्मनी ने पोलैंड पर हमला किया और बड़ी आसानी से कंट्रोल कर लिया। उससे पहले ही जर्मनी ने परमाणु हथियार बनाने की कोशिश शुरू कर दी थी। ये प्लान सीक्रेट था, मगर किसी तरह इसकी भनक अमेरिका को लग गई। फिर 1942 में अमेरिका ने मैनहट्टन प्रोजेक्ट शुरू किया। 3 बरस बाद उसको सफलता भी मिली। 16 जुलाई 1945 को अमेरिका ने न्यू मैक्सिको में पहला परमाणु परीक्षण किया। उस समय तक यूरोप में वर्ल्ड वॉर खत्म हो चुका था। अमेरिका और सोवियत संघ की सेनाओं ने जर्मनी पर कब्जा कर लिया था। एडोल्फ हिटलर अपनी जान ले चुका था। उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम कभी सफल नहीं हो पाया, इसलिए यूरोप में परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की नौबत नहीं आई। भले ही यूरोप में जंग खत्म हो गई थी, एशिया में फुल स्टॉप नहीं लग रहा था। जापान पीछे हटने के लिए तैयार नहीं था। आखिरकार 6 और 9 अगस्त 1945 को अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी पर 2 बम गिराए। इसमें लाखों लोग मारे गए। हफ्ते भर बाद जापान ने सरेंडर कर दिया। इस तरह दूसरे विश्व युद्ध में मित्र सेनाओं ने जीत हासिल की। मित्र सेनाओं में शामिल मुख्य देश थे अमेरिका, सोवियत संघ, फ्रांस, ब्रिटेन और चीन। जब उन्होंने परमाणु बम का असर देखा, उनके मन में भी आशा और आशंकाएं पैदा हुई। उन्हें लगा कि जिसके पास ये हथियार होगा वही दुनिया पर राज करेगा। दूसरे विश्व युद्ध के तुरंत बाद अमेरिका और सोवियत संघ के बीच कोल्ड वॉर भी शुरू हो चुका था। इसलिए सोवियत संघ ने परमाणु बम जल्द से जल्द हासिल करने की कोशिश की। उसको 1949 में कामयाबी मिली। सोवियत संघ परमाणु हथियार हासिल करने वाला दूसरा देश बना। चीन का परमाणु कार्यक्रम कब और कैसे शुरू हुआ, आइए अब ये समझते हैं। 1949 में चीन में कम्युनिस्ट क्रांति हुई। माओ जेडोंग चीन के सर्वेसर्वा बने। 26 नवंबर 1950 में चीन कोरिया वॉर में शामिल हो गया। यहाँ पहले ही 2 खेमे बटे हुए थे। सोवियत संघ नॉर्थ कोरिया का साथ दे रहा था और अमेरिका साउथ कोरिया के साथ।
बाद में यूएन भी इस जंग में शामिल हो गया था। अमेरिका और यूएन को काउंटर करने चीन जंग में कूदा। इसके बाद 3 ऐसी घटनाएं घटी जिसके चलते चीन ने अपना परमाणु कार्यक्रम शुरू किया। नंबर 1, तारीख 15 जुलाई 1950। अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति हैरी एस ट्रूमैन ने चीन को कोरियन वॉर से दूर रहने की धमकी दी। इसके लिए उन्होंने परमाणु हथियारों से लैस एयरक्राफ्ट तैनात करने के आदेश दिए। नंबर 2, 1942 में ड्वाइट डी आइजनहॉवर अमेरिका के राष्ट्रपति बने। उन्होंने खुलेआम कहा कि अगर चीन कोरिया वॉर में घुसता रहा तो हम परमाणु हमला करेंगे। नंबर 3, 1954 में चीन और ताइवान के बीच लड़ाई शुरू हुई। चीन ने ताइवान के कुछ द्वीपों पर कब्जा करने का प्लान बनाया, उस पर बमबारी की। उसी साल अमेरिका ने ताइवान के साथ एक डिफेंस ट्रीटी साइन कर ली। इसके तहत अमेरिका ने ताइवान की सुरक्षा करने का वादा किया। इस समय भी उसने चीन पर परमाणु बम गिराने की धमकी दी थी। इसी उठापटक के बीच चीन ने 1955 में अपना परमाणु कार्यक्रम शुरू किया। इसके लिए माओ ने द थर्ड मिनिस्ट्री ऑफ मशीनरी बिल्डिंग नाम का एक मंत्रालय बनाया। कई बरसों बाद इसका नाम बदलकर मिनिस्ट्री ऑफ न्यूक्लियर इंडस्ट्री कर दिया गया। खैर, 1956 में नेशनल शिंगवा यूनिवर्सिटी में चीन का पहला परमाणु रिएक्टर बनाया गया। उसकी मदद सोवियत संघ ने की। फिर चीनी वैज्ञानिक चियान सांचियांग के नेतृत्व में काम आगे बढ़ा। 16 जून 1964 को लूप नूर टेस्ट बेस पर पहला परमाणु परीक्षण किया गया और ये टेस्ट सफल रहा। इसको प्रोजेक्ट 596 का नाम दिया गया। इस कामयाबी के पीछे चियान सांचियांग ही थे। जिस दिन ये टेस्ट हुआ उस रोज चियान का 51वां जन्मदिन भी था। बाद में उन्हें फादर ऑफ चाइनाज न्यूक्लियर बॉम्ब कहा गया। चियान की कहानी क्या है, आइए ये जानते हैं। उन्होंने चीन की पेकिंग यूनिवर्सिटी और शिंगवा यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की। 1937 में वो फ्रांस गए, वहाँ फिजिक्स की पढ़ाई की, डॉक्टरेट की डिग्री ली। 1948 में वो चीन वापस लौटे। 1950 में चाइनीज एकेडमी ऑफ साइंस की स्थापना की, जिसे आज चाइना इंस्टीट्यूट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के नाम से जाना जाता है। यहाँ परमाणु ऊर्जा से जुड़े रिसर्च होते हैं। 1954 में उन्होंने चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी CCP ज्वाइन की। इसके बाद उनको परमाणु बम बनाने के काम में लगाया गया। 1939 में ताइवान ने भी चीन के खतरे की वजह से परमाणु हथियार बनाने शुरू कर दिए थे। उसका परमाणु कार्यक्रम 1980 तक चला, लेकिन सफल नहीं हो पाया। 1980 में अमेरिका के दबाव में उसने कार्यक्रम बंद कर दिया था, लेकिन चीन ने अपना कार्यक्रम जारी रखा। उसने अपने हथियारों को आधुनिक बनाना शुरू किया। हू जिताओ 2003 में चीन के राष्ट्रपति बने। उनके कार्यकाल में भी परमाणु हथियारों को आधुनिक बनाया गया, लेकिन इनमें सबसे ज्यादा तरक्की शी जिनपिंग के कार्यकाल में हुई। अभी चीन के पास कुल कितने परमाणु बम हैं? आईकैन के मुताबिक लगभग 410। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट SIPRI के मुताबिक लगभग 500। SIPRI वाला जो आंकड़ा है वो जनवरी 2024 का है। रिपोर्ट के मुताबिक 2022 से 2024 तक चीन के परमाणु हथियार की संख्या में 22% का इजाफा हुआ है। हमने जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी JNU में इंटरनेशनल स्टडीज के अध्यापक डॉक्टर स्वर्ण सिंह से पूछा कि चीन की अब तक की न्यूक्लियर पॉलिसी क्या रही है, शी जिनपिंग के कार्यकाल में क्या बदला है। चीन में एक नया अध्याय शुरू हुआ है। यहाँ उन्होंने कहा कि जो हमारी सेंचुरी ऑफ ह्यूमिलिएशन थी उसका अब अंत हुआ है और अब नेशनल रिजुविनेशन की उन्होंने बात की, चाइना ड्रीम की बात की, और उसके चलते बहुत असर्टिव एक तरह से जो विदेश नीति वो सामने आई है, जिसको पश्चिमी देशों में वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी का भी नाम दिया गया है। तो उसी के चलते पिछले करीब 3 साल पहले विदेशी कुछ सैटेलाइट्स जो पश्चिमी देशों की हैं, उन्होंने कुछ तस्वीरें सामने लाई थी ये दिखाने को कि करीब 100 से ज्यादा साइलोस मिसाइल्स के उनको नजर आए पश्चिमी चीन के हिस्से में। और तब से ये लगातार बातचीत हो रही है, विश्लेषण हो रहे हैं कि कितनी तेजी से जो परमाणु अस्त्र हैं चीन के, उनका जो संख्या है कितनी तेजी से बढ़ रही है। और उसी के परिप्रेक्ष्य में आज ये बात हुई कि खबरों में है कि राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपना, जिसको हम न्यूक्लियर एम्प्लॉयमेंट गाइडेंस का एक दस्तावेज है, जिसकी बहुत ही कम हार्ड कॉपीज छपती हैं, सॉफ्ट कॉपी बनती ही नहीं है, वो मार्च में जारी कर दी थी, जिसकी खबर आज सामने आई है। और कहा जा रहा है कि उसमें रूस के अलावा कहें, रूस से हटकर नहीं, रूस के साथ साथ अब ईरान, नॉर्थ कोरिया और खासकर चीन पर
बहुत बड़ा निशाना साधना होगा अमेरिका को। वो शायद इसलिए उनके नजरिए में ऐसा उनको लगता है कि करना चाहिए, क्योंकि अपने उनके जो विश्लेषण है वो कहते हैं कि चीन के परमाणु अस्त्र इतनी तेजी से बढ़ रहे हैं कि 2030 तक वो 1000 से ज्यादा हो जाएंगे और 2035 में वो 1500 से भी ज्यादा हो जाएंगे। मतलब जो आज रूस और अमेरिका के आपसी आर्म्स कंट्रोल के चलते जो जितने उनकी संख्या है परमाणु अस्त्रों की, उससे भी ज्यादा होने की उम्मीद है। और फिर वो पूरी जो संख्या के अलावा जो तकनीक की रेंज है वो भी अलग नजर आएगी। तो किस तरह से चीन भविष्य में कम से कम एक दशक बाद रूस से भी ज्यादा बड़ा खतरा अमेरिका के लिए हो सकता है, ये सोच शायद इस दस्तावेज में हो सकती है। हालांकि व्हाइट हाउस ने जब ये पूछा गया तो कहा कि ये दस्तावेज किसी भी खास राष्ट्र के विरोध में नहीं बनाया जाता, ये अपनी सुरक्षा को लेकर बनाया जाता है। जबकि वैसा ठीक उसी तरह से जो बीजिंग में विदेश मंत्रालय है, उन्होंने कहा कि जिस तरह से हमेशा अमेरिका करता है, वो इस बार भी वो चीन से आती चुनौती या खतरे को उछाल कर केवल अपनी जो सामरिकी जो उसकी सोच है, उसका जो बदलाव हो रहा है, उसको एक तरह से जस्टिफाई करने की कोशिश में है। क्या चीन न्यूक्लियर वेपन्स के मामले में अमेरिका से आगे निकल सकता है? अगर चीन आगे निकलता है तो वर्ल्ड ऑर्डर पर क्या असर पड़ सकता है? जिस तरह से प्रोजेक्शंस अमेरिका से आ रही हैं, उनको लगता है कि कम से कम एक दशक में या उससे थोड़े ज्यादा समय में जिस तरह से चीन उनके अपने विश्लेषण के हिसाब से परमाणु अस्त्रों की होड़ में लगा हुआ है, शायद वो अमेरिका और रूस से ज्यादा संख्या में और अलग अलग तरह के परमाणु अस्त्र तैयार कर लेगा। तो जाहिर है कि बहुत बड़ी एक तरह से चुनौती होगा वो अमेरिका के लिए। पर ये बड़े परिप्रेक्ष्य में आप देखें तो करीब पिछले 10 साल से, खासकर राष्ट्रपति ट्रंप के कार्यकाल के दौरान, बार बार कहा गया अलग अलग दस्तावेजों में कि अमेरिका को लगता है कि चीन जो है उसकी केवल मंशा नहीं है, उसकी आज हैसियत भी है। ये उन दस्तावेजों में कहा गया कि वो अमेरिका को कम से कम हिंद प्रशांत सागर के जो क्षेत्र है वहां से अमेरिका के नेतृत्व को हटा सकता है। तो अपने विश्लेषणों में अमेरिका चीन को लगातार बड़ा सिस्टेमिक चैलेंज जो मानते हैं कि वो अंतर्राष्ट्रीय जो ढांचा है उसमें बदलाव लाकर अपना नेतृत्व कैसे आगे बढ़ा सकता है, जिसका नकारात्मक असर अमेरिका के नेतृत्व पर हो सकता है। तो ये लगातार जो उनका विश्लेषण है पिछले 10 साल से चल रहा है, उसमें एक ये नई कड़ी जुड़ जाती है कि उनको आज लगता है कि परमाणु अस्त्रों में भी, जहां पर चीन ने शुरू से ही 1964 से ही लगातार ये रणनीति अपनाई कि वो सबसे पहले परमाणु अस्त्र यूज नहीं करेंगे कभी भी, कुछ भी हो जाए, और दूसरा कि वो जिनके पास परमाणु अस्त्र नहीं है उन पर परमाणु अस्त्र का इस्तेमाल नहीं करेंगे, और तीसरा कि वो अपने संख्या जो है परमाणु अस्त्रों की उसको बहुत ही सीमित रखेंगे और रूस और अमेरिका की तरह उनको बहुत ज्यादा संख्या में नहीं बनाएंगे। तो ये जो चली आ रही सोच है उस पर ये प्रश्न चिन्ह है एक तरह से अमेरिका की तरफ से कि शायद चीन वो अपनी लगातार जो एक तरह से सोच बनी आई है माओ के समय से, उससे हटकर आज शी जिनपिंग के कार्यकाल में वो शायद इस तरह से होड़ में लगा है परमाणु अस्त्रों की कि वो जो माओ त्से तुंग का जो सोच था वो बिल्कुल आज सामने नहीं है। वो शायद कोशिश कर रहा है चीन आज का कि रूस और अमेरिका से भी ज्यादा परमाणु अस्त्र उसके पास हो जाएं ताकि वो विश्व में सबसे बड़ी शक्ति के तरीके से उभर पाए। ये विश्लेषण अमेरिका का है और इसमें नजर आता है कि शायद चीन उनके हिसाब से अपनी पुरानी नीति से हटकर एक नई तरह की चुनौती या खतरा अमेरिका के लिए बनता हुआ नजर आता है। आज हम इसकी चर्चा क्यों कर रहे हैं? जैसा हमने शुरुआत में बताया, अमेरिका ने सीक्रेट न्यूक्लियर प्लान पर ठप्पा लगाया है जिसमें अमेरिका के परमाणु कार्यक्रम को तेज करने की बात कही है। ये प्लान सीक्रेट होता, इसकी जानकारी चुनिंदा लोगों के पास ही होती है, मगर न्यूयॉर्क टाइम्स ने अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से ये रिपोर्ट छापी है। इसमें क्या क्या पता चला है, आइए पॉइंट दर पॉइंट समझ लेते हैं। इस प्रोजेक्ट का नाम न्यूक्लियर एम्प्लॉयमेंट गाइडेंस है। हर 4 साल में इसको अपडेट किया जाता है। बाइडेन ने इस प्लान को ऐसे समय में अप्रूव किया है जब चीन का न्यूक्लियर प्रोग्राम अनुमान से कहीं ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ रहा है।
अमेरिका का मानना है कि चीन 2030 तक 1000 और 2035 तक 1500 परमाणु हथियार बना लेगा। रिपोर्ट में चीन के अलावा रूस, ईरान और नॉर्थ कोरिया का भी नाम लिया गया है। ट्रंप जब राष्ट्रपति थे तब उन्होंने नॉर्थ कोरिया के परमाणु कार्यक्रम पर रोक लगाने का वादा किया था, लेकिन नॉर्थ कोरिया ने अब तक 60 परमाणु हथियार बना लिए हैं, जो अमेरिका के लिए बड़ा खतरा बना हुआ है। हमने अमेरिका में मौजूद वरिष्ठ पत्रकार रोहित शर्मा से पूछा कि अमेरिका ने अपनी न्यूक्लियर पॉलिसी के फोकस में पहली बार चीन को रखा है। इसकी वजह क्या है? अमेरिका चीन के न्यूक्लियर प्रोग्राम से चिंतित क्यों है? देखिए, अमेरिका ने फिलहाल अभी तक इस तरह की कोई अपनी नीति में बदलाव नहीं किया था। उनकी जो नीति थी और हमेशा से थी वो रशिया को लेकर थी, अपनी न्यूक्लियर पॉलिसीज को लेकर। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि जो हम बार बार चाइना के साथ कंपटीशन की बात अमेरिका करता रहा है कि अमेरिका से कंपटीशन है, हम compete कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, लेकिन मार्च में जब जो बाइडेन ने ये कदम उठाया तो आई थिंक ये कहीं ना कहीं इस बात को दर्शाता है कि अमेरिका चाइनीज थ्रेट को बहुत सीरियसली ले रहा है और न्यूक्लियर वेपन्स की एक पॉलिसी में बदलाव करना, एक और अपने एनिमी को उसमें लाना, आई थिंक ये ऑब्वियसली ये दर्शाता है कि एक अमेरिका जो बार बार बातें कह रहा है कि एक कंपेटिटिव रेस है और कुछ नहीं है, ये गलत है। एक सामने ऐसे भी हमें खबरें मिलेगी आने वाले समय में कि अमेरिका अपने जो वेसल्स है उनको स्ट्रेटेजिकली मूव करने वाला है उस इलाके में चाइना के ऊपर और दबाव बनाने के लिए। तीसरा ये भी दर्शाता है कि अमेरिका जो टाइवानीज थ्रेट है उसको रियल ले रहा है। और जब आप इस तरह की जो डॉक्यूमेंट है सब आप पब्लिक करते हैं, आप उन्हें बताते हैं, अपने एनिमी को बताते हैं, पूरी दुनिया को बताते हैं कि हम ये चेंज कर रहे हैं, आप कहीं ना कहीं एक पावर प्ले करने की कोशिश भी करते हैं। तो मुझे लगता है कि अमेरिका ने फाइनली एडमिट किया है कि वो एक रशिया जैसे एक एडवर्सरी के साथ अपने आप रशिया से एक एडवर्सरी के साथ एक चैलेंज जो है वो चाइना से भी अमेरिका को मिलने वाला है। दूसरा कि आने वाले समय में हम और स्ट्रेटेजिक चीजें देखेंगे व्हेन इट कम्स टू मिलिट्री, नेवी, बीट एनीथिंग, जो अगेन एट द एंड ऑफ द डे जो खोखली बातें होती थी कि स्ट्रेटेजिक कंपटीशन, उसे एक तरह से कैंसिल कर देगा, उन चीजों को, उस नैरेटिव को कैंसिल कर देगा। डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन पार्टी का परमाणु हथियारों को लेकर क्या रुख है? जनवरी 2025 में शपथ लेने वाली सरकार के सामने क्या चुनौतियां होंगी? देखिए, अमेरिका ने जितने भी अभी तक राष्ट्रपति हुए हैं एक्सेप्ट फॉर डोनाल्ड ट्रंप, किसी ने भी न्यूक्लियर थ्रेट को इतनी तरह से ऐसे आउटपोस्ट तरीके से नहीं कहा या थ्रेट दिया। मुझे याद है कि जब प्रेसिडेंट ट्रंप थे 2016 से, तो उन्होंने एक या दो बार कुछ नॉर्थ कोरिया को लेकर कहा था कि मेरे पास उनसे भी बड़ी मिसाइल है, उनसे भी बड़ी मेरे पास माफ कीजिएगा, उनसे भी बड़ा बम मेरे पास है, मिसाइल्स है। तो इस तरह की चीजें हैं। लेकिन मुझे लगता है कि डिपेंडिंग ऑन फोर्सेस फॉर फोर्सेस, अमेरिका की जो हमेशा से रणनीति रही है वो हमें देखने को मिलेगी रिगार्डलेस ऑफ हू द प्रेसिडेंट इज। अगर अब ये बदलाव किया गया तो मुझे लगता है कि इसी तरह का जो स्ट्रेटेजी है वो आगे चलेगी, क्योंकि ये डिसीजन एक प्रेसिडेंट नहीं लेता, ये इंटेलिजेंस कम्युनिटी, आर्मी, पेंटागन में जो लोग बैठे हुए हैं वो इस तरह के डिसीजन लेते हैं। तो मुझे लगता है कि गोइंग फॉरवर्ड जिस तरह से चीजें होगी, अगेन एंड ऑल्सो नॉट टॉकिंग ओनली अबाउट द वेपनाइजेशन, डिसआर्मामेंट की भी जो बात होती है उसमें भी मुझे लगता है कि शायद जो भी स्ट्रेटेजी डिसाइड की गई है रिगार्डलेस ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन वो ही आगे फॉलो होगी। यह था हमारा बड़ी खबर सेगमेंट। अब सुर्खियों की बारी। पहली सुर्खी पीएम मोदी की यूरोप यात्रा से जुड़ी है। 21 अगस्त को सुबह पीएम मोदी पोलैंड के लिए रवाना हो गए। निकलने से पहले उन्होंने एक्स पर लिखा, मैं ऐसे समय पर पोलैंड जा रहा हूं जब दोनों देशों के राजनयिक संबंधों के 70 साल पूरे हो रहे हैं। भारत पोलैंड के साथ गहरी दोस्ती का सम्मान करता है। पीएम मोदी पोलैंड में राष्ट्रपति आंद्रेज डूडा और प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क से मुलाकात करेंगे। 21 अगस्त को वॉर्सो में भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। पोलैंड के बाद उनका यूक्रेन जाने का प्लान है। ये किसी भारतीय प्रधानमंत्री का पहला यूक्रेन दौरा है। मोदी यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लोदिमीर ज़ेलेंस्की से मिलेंगे। इस दौरान द्विपक्षीय संबंध मजबूत बनाने और रूस यूक्रेन जंग के शांतिपूर्ण समाधान पर भी बात होगी। पीएम मोदी के यूरोप दौरे पर हम दुनियादारी में विस्तार से बात कर चुके हैं। उस एपिसोड का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब आज की दूसरी और अंतिम सुर्खी की तरफ बढ़ते हैं, जो अमेरिका से है। शिकागो में डेमोक्रेटिक पार्टी का नेशनल कन्वेंशन चल रहा है। ये 19 अगस्त से 22 अगस्त तक चलेगा। नेशनल कन्वेंशन में कोई पार्टी अपना प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट चुनती है। जैसे जुलाई 2024 में रिपब्लिकन पार्टी का कन्वेंशन हुआ, इसमें डोनाल्ड ट्रंप को पार्टी का उम्मीदवार चुना गया। डेमोक्रेटिक पार्टी कमला हैरिस के नाम पर सहमत है। नेशनल कन्वेंशन में औपचारिक मुहर लगेगी। ये 22 अगस्त को होगा। उससे पहले पार्टी के नेताओं और समर्थकों के भाषण हो रहे हैं। वे राष्ट्रपति चुनाव के लिए टोन सेट करेंगे। 20 अगस्त को पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा का संबोधन चर्चा में रहा। ओबामा ने कहा, अमेरिका कमला हैरिस के लिए तैयार है। सुनिए। We do not need 4 more years of bluster
and bumbling and chaos. We have seen that movie before, and we all know that the sequel is usually worse. America's ready for a new chapter. America's ready for a better story. We are ready for a President Kamala Harris. राष्ट्रपति जो बाइडेन पर ओबामा ने कहा, मुझे गर्व है कि वो हमारे राष्ट्रपति हैं, मगर उससे ज्यादा गर्व इस बात पर है कि वो मेरे दोस्त हैं। But America can be and must be a force for good. Discouraging conflict, fighting disease, promoting human rights, protecting the planet from climate change, defending freedom, brokering peace. That's what Kamala Harris believes, and so do most Americans. ओबामा ने डोनाल्ड ट्रंप को आड़े हाथों भी लिया। बोले 78 साल का एक अरबपति अपनी समस्याओं पर रोता है, अब उसको कमला हैरिस से हारने का डर सता रहा है। Here's a 78-year-old billionaire who has not stopped whining about his problems since he rode down his golden escalator 9 years ago. It has been a constant stream of gripes and grievances that's actually been getting worse now that he's afraid of losing to Kamala. There's the childish nicknames, the crazy conspiracy theories, this weird obsession with crowd sizes. It just goes on and on and on. 20 अगस्त को बराक ओबामा की पत्नी मिशेल ओबामा ने भी नेशनल कन्वेंशंस को संबोधित किया। बोली, हमारी किस्मत हमारे हाथों में है। अगले 77 दिनों में हमारे पास डर, भेदभाव और अतीत की बुराइयों से पीछा छुड़ाने की शक्ति होगी। सुनिए। Our fate is in our hands. In 77 days, we have the power to turn our country away from the fear, division, and smallness of the past. We have the power to marry our hope with our action. We have the power to pay forward the love, sweat, and sacrifice of our mothers and fathers and all those who came before us. We did it before, y'all, and we sure can do it again. Let us work like our lives depend on it. हमने एक्सपर्ट से पूछा कि डेमोक्रेटिक नेशनल कन्वेंशंस के पहले 2 दिन का हासिल क्या रहा, ओबामा दंपति के भाषण को अमेरिका में कैसे देखा जा रहा है। बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपका, और बहुत ज्यादा खुश थे लोग कल जिस तरह से, और काफी लोगों ने ये भी कहा कि जिस तरह से मिशेल ओबामा ने अपना जो है स्पीच दिया वो काफी हद में ओबामा से भी बेटर था। और देखिए, ओबामा जो है वो बहुत बड़े ओरेटर माने जाते हैं। उन्होंने मिशेल ओबामा ने अपने बेस को फायर अप किया, उन्होंने ट्रंप को अटैक किया, उन्होंने कमला को सपोर्ट किया, उन्होंने लोगों को कहा कि आप वोट कीजिए बाहर जाके, और एक तरीके से एक पूरी पिक्चर पेंट की है। जो भी बात एक डेमोक्रेट करना चाहते हैं वोटर से, आई थिंक वो सारी बातें जो है उन्होंने की, और उसी के चलते मुझे लगता है कि बहुत पॉजिटिवली से देखा जा रहा है। मौजूदा चुनावी समीकरण क्या कह रहा है? ट्रंप बनाम हैरिस की रेस में अभी कौन आगे है? एक्सपर्ट से समझते हैं। देखिए, फिलहाल तो ऐसा लग रहा है कि ये डेड हीट है, दोनों कंपेटिटिव रेस में है। जो स्विंग स्टेट्स हैं उनमें अभी भी जो है स्पर्धा जारी है। नेशनली अगर कमला हैरिस लीड कर रही है पोस्ट को, जो हम देख रहे हैं, उसके मायने कम इसलिए है क्योंकि नेशनल वोट से कोई भी राष्ट्रपति अमेरिका में नहीं चुना जाता, वो इलेक्टोरल कॉलेज से जीता जाता है, इलेक्टोरल वोट से जीता जाता है, और वो जो है अभी भी स्पर्धा शुरू है दोनों के बीच में। फिलहाल ऐसा लग रहा है कि एक दिन कोई और आगे होता है, अगले दिन कोई और पीछे होता है। आई थिंक अगले 70 दिन में इसकी जो है हमें देखनी पड़ेगी चीजें। डिबेट आने वाला है दिसंबर में, 10 सितंबर में। उस डिबेट के बाद मुझे लगता है कि एक में सेंस ऑफ रेस मिलेगा, क्योंकि अभी तक कमला हैरिस जो है बहुत प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में रही है। उन्होंने ना कोई स्पीचेस दी, ना कोई इंटरव्यूज दिए हैं, ना कुछ किया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी ये बहुत कंपेटिटिव रेस है, और एडवांटेज जो है अभी भी किसी के पास नहीं है। ये डेड हीट में ये पूरा इलेक्शन चल रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव पर हमारी नजर बनी हुई है। आप ललन टॉप के साथ बने रहिए। आज का दुनियादारी यहीं पर समाप्त होता है। शुक्रिया, शुभ रात्रि।